तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम लोग ये सेंटर ऑफ मास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है सिमेट्रिक बॉडीज। तो यहाँ पर बच्चों हेडिंग डालेंगे आप सिमेट्रिक बॉडीज। तो सिमेट्रिक बॉडीज नाम से आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके सेंटर ऑफ मास बताना काफी आसान काम हो जाएगा। जैसे एक आपके पास रिंग है, तो रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो मैंने आपको बताया था कि वो इस कहीं लाइन पे लाई करेगा, या इस कहीं लाइन पे लाई करेगा, या इस कहीं लाइन पे लाई करेगा। तो इसका मतलब जो रिंग का सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर होगा, वो उसके सेंटर पे होगा। इस तरह से आप रिंग के सेंटर ऑफ मास को समझ सकते हैं। और मैंने बताया था कि ये सेंटर ऑफ मास कंपल्शन नहीं है कि बॉडी पे ही लाई करे, वो बॉडी के किन्हीं दो पॉइंट्स की लाइन ज्वाइनिंग के सेंटर पे भी लाई कर सकता है, जैसा कि रिंग पे है। तो ये जो पॉइंट है ये रिंग पे लाई नहीं कर रहा है, बल्कि रिंग के सेंटर पे लाई कर रहा है। तो ऐसा कई बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन होता है कि सर ये जो रिंग है उस रिंग पे तो लाई कर नहीं रहा है। तो रिंग पे न लाई करने का जो कारण है वो मैंने आपको बता दिया। और अब आपके पास मैंने एक प्रॉपर रिंग आपको बना के दी है, क्योंकि जो रिंग है उसको आप प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। तो इस तरह से आपको मैंने अभी एक प्रॉपर रिंग बना के दी है। तो उस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो उसके सेंटर पे होता है। बाय द वे मैंने आपको ये भी बता रखा है कि रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ लाई करता है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम उसके सेंटर के अबाउट निकालते हैं तो वो mr² होता है। तो रिंग का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पहले से पता होना चाहिए कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर के अबाउट, यानी अगर हम सेंटर से किसी रिंग को रोटेट करते हैं, या से समझ लो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम रोटेट करते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr² होता है। उसके बाद अगर बच्चों हम लोग डिस्क बना लेते हैं, तो डिस्क का मतलब भी अभी भी कई बच्चे नहीं समझते हैं कि डिस्क का प्रॉपर मतलब क्या है। डिस्क का प्रॉपर मतलब बच्चों ये हुआ कि इस डिस्क को कलर किया गया है, और अगर ये कलर आप देखना चाहें तो वो कलर यहाँ पे ऐसे है, ये है आपकी डिस्क। तो बच्चों से आप डिस्क समझ सकते हैं। और अगर आप डिस्क की कभी भी फीलिंग नहीं ला पाए तो जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, यानी कि जो पहले आपके पास सीडी रहा करती थी, जो सीडी हम लोग डालते थे सीडी प्लेयर में, या MP3 हो गई थी, तो उसको आप एक डिस्क की तरह फील कर सकते हैं। तो अगर आप डिस्क का सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो वो भी उसके सेंटर पे ही होगा। तो ये डिस्क हो गया। उसी तरह से बच्चों आपके पास यहाँ पे कई सारे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट और भी आते हैं। जैसे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में आपके पास स्क्वायर प्लेट भी आ सकती है। तो अगर आप स्क्वायर प्लेट बना लेंगे तो उसका भी सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे ही लाई करेगा। तो ये स्क्वायर प्लेट हो गई और उसका सेंटर ऑफ मास। और बच्चों मैं इसको स्क्वायर प्लेट कह रहा हूँ तो प्लेट का मतलब इसका ये एरिया ही है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल प्लेट नहीं है, इसका मैं एरिया का ही जिक्र कर रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखें, ये स्क्वायर प्लेट का मतलब कुछ ये वाली प्लेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो एरिया है ये 2D में है, ये 3D में एरिया नहीं है। तो ये आपकी प्लेट है, तो आप प्लेट को पूरी तरीके से प्लेट की तरह बना लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि प्लेट खोखली थोड़ी ना होती है, अगर प्लेट खोखली हुई होगी तो वो तो एक रेक्टेंगुलर रिंग की तरह बन जाएगी। तो ये आपकी स्क्वायर प्लेट है। और स्क्वायर प्लेट आपने नहीं देखी हो तो आजकल जो है हम लोग जिसमें स्नैक्स खाते हैं वो आजकल स्क्वायर प्लेट के फॉर्म में आने लगी है। तो स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता है। तो इस तरह से आप सिमेट्रिकल बॉडीज में तो आराम से जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको प्रीवियस क्लास में क्यूब के बारे में काफी देर तक समझा दिया था, और क्यूब का सेंटर ऑफ मास भी आपको अब अच्छे से पहले से ही ज्यादा ही वेल नोन है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। तो ये है बच्चों आपके पास क्यूब। और क्यूब का जो मास होगा वो भी कहाँ होगा, उसके सेंटर पे होगा। तो बच्चों आप इस तरह से ये क्यूब का मास सेंटर ऑफ मास बल्कि उसके सेंटर पे होगा। तो अगर आप इस क्यूब को हॉलो क्यूब ना समझे, मतलब ये क्यूब एक प्रॉपर क्यूब होता है जैसे होता है क्यूब, तो क्यूब का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे ही है। तो अब हम लोग दूसरा पार्ट एक और समझ लेते हैं, जैसे हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर कई बच्चों ने पहले से भी देखा होगा।
तो हॉलो सिलेंडर किस तरह से दिखता है, ये है आपका हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर की जानकारी जरा देखिए किस तरह से है। ये हो गया उसकी अपर सरफेस, ये हो गई नीचे वाली सरफेस, तो ये आपका हॉलो सिलेंडर हो गया। तो हॉलो सिलेंडर का भी सेंटर ऑफ मास जस्टिफाई करने के लिए तुम उसमें एक सिमेट्रिकल लाइन ऑफ सिमेट्री जज कर लो, और लाइन ऑफ सिमेट्री जज करते ही आपको उस लाइन ऑफ सिमेट्री पे उसका सेंटर ऑफ मास नजर आने लगेगा। ये होगा उसका सेंटर ऑफ मास। ये हो गया हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर का भी सेंटर ऑफ मास आपको पता पड़ेगा कहाँ पे लाई करता है। तो बच्चों ये सब एक प्रॉपर सा, इसमें बहुत कोई मेहनत नहीं है, ये तो एक सिमेट्रिकल बॉडीज थी इसलिए मेरे को ज्यादा समझ में आ गया। अब बच्चों हम लोग चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की तरफ, या इंपॉर्टेंट जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उनकी तरफ ही चलते हैं पहले। तो यहाँ पर आप इसको गोल्ड के नाम से याद रख सकते हैं, मतलब ये गोल्ड चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, ये काफी गोल्ड है, इसका मतलब ये इसका वेटेज या इसका इंपॉर्टेंस काफी सारा होता है। तो आप लोग इसको समझना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले बच्चों आप एक रिंग बनाइए। तो बल्कि मैंने आपको उस बात की प्रूविंग भी कराई थी कि रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उसके सेंटर पे लाई करता है। लेकिन यहाँ पर मैंने बताया था अगर हम रिंग को बीच से काट देते हैं, लाइक दिस, रिंग को हम बीच से काट देते हैं, तो हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग ये बन के आएगी। तो सेमी सर्कुलर रिंग के बारे में मैंने बताया था कि उसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होती है, उसकी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होती है, वो सेंटर से ऊपर शिफ्ट हो जाती है अगर हम ये बाकी वाली रिंग को रिमूव कर दें। तो ये पार्ट आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने ये क्या बनाया है, और यहाँ पर इसका ये सेंटर ऑफ मास कुछ ऊपर शिफ्ट हो जाता है जाकर के, और कितना ऊपर शिफ्ट होता है, वो शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस कितनी होती है, 2r/पाई। तो बच्चों आपको ये याद रखना होगा कि रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है, सेमी सर्कुलर रिंग है ये, इसको आप सेमी रिंग के नाम से भी जान सकते हैं, सेमी रिंग। सर्कुलर क्यों लिखेंगे, क्योंकि रिंग तो सर्कुलर ही होती है। तो सेमी रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो 2r/पाई डिस्टेंस पर होता है। तो 2r/पाई डिस्टेंस आपको क्लियर होनी चाहिए। इसकी प्रूविंग भी मैंने बताई थी, लेकिन अगर आपको प्रूविंग नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अब आप इसको लर्न ही कर लीजिए कि जो सेमी रिंग होती है उसका सेंटर ऑफ मास किस तरह से एग्जिस्ट करता है। उसके बाद बच्चों हॉलो हेमिस्फीयर होता है। अगर आपने हॉलो हेमिस्फीयर कभी सोचा नहीं है तो उसको सोचना काफी आसान है। एक ऐसा सोच लीजिए, अपने किचन में जाइए और किचन में जाकर के कटोरी उठा लीजिए। जैसे आप कटोरी उठाएंगे, किचन में जाकर के जैसे आप कटोरी उठाएंगे, तो कटोरी उठाते ही आपको फीलिंग आ जाएगी हॉलो हेमिस्फीयर की। तो जितने बच्चे हमारी बात सुन रहे हैं वो सब किचन में जाकर के एक बार क्या करेंगे, क्या करेंगे, आपको कटोरी उठानी पड़ेगी। तो बच्चों जैसे ही आप कटोरी उठाएंगे तो कटोरी उठाते ही आपको फीलिंग आ जाएगी। तो उस कटोरी में बच्चों ज्यादातर हम लोग दाल डालते हैं या रायता डालते हैं, ठीक है। तो वो हो गई आपकी हॉलो हेमिस्फीयर। तो बच्चों अभी हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा, इसको हम कंप्लीट करने जाने। तो दिस इज लाइक दिस। तो बच्चों ये कटोरी प्रॉपर मैंने आपको एकदम बना के दे दी है। तो दिस इज योर कटोरी। तो कटोरी का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ पर होता है, कटोरी का जो सेंटर ऑफ मास है, पहले उसको पहचानने के लिए एक सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर लिया करो। सिमेट्रिकल लाइन सबसे पहले आप एक ड्रॉ कर लिया करिए, यानी एक ऐसी लाइन जो उसको दो बराबर हिस्सों में ब्रेक करती है। तो आपको सेंटर ऑफ मास जज करना आसान हो जाएगा। तो जो सेंटर ऑफ मास होता है वो यहाँ पर कहीं होता है, और ये डिस्टेंस जो होती है, ये डिस्टेंस होती है r/2। ये जो डिस्टेंस होती है ये होती है r/2। सभी बच्चे यहाँ ध्यान दें, ये होलो हेमिस्फीयर है। होलो हेमिस्फीयर का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि होलो हेमिस्फीयर का मतलब कटोरी होती है। होलो हेमिस्फीयर का मतलब कटोरी होती है। और ये कभी कभी कई सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाता है कि कटोरी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है, वो सेंटर से r/2 दूरी पर लाई करता है। बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से बच्चों हॉलोकोन भी होता है। हॉलोकोन मतलब जो आप टोपी पहनते हैं क्रिसमस वगैरह में,
अब हम उस टोपी की ही बात कर लेते हैं। तो जैसे ये देखिए, ये आपने क्रिसमस में जो टोपी पहनी थी, वो सर उसके अंदर तभी घुसता है यदि वो हॉलो हो। अगर वो भरी होगी तो फिर सॉलिड बन जाएगी। सॉलिड नहीं, मैं हॉलो कोन की बात कर रहा हूँ। तो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, मैं हॉलो कोन की बात कर रहा हूँ, एक भरे कोन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो हॉलो कोन मतलब, अगर हॉलो कोन होगा तो ऐसे समझ लो कि अगर आप उसका शेप देखना चाहें, तो उसका शेप देखने के लिए जब आप अ, कुल्फी खाते हैं, कुल्फी या सॉफ्टी खाते हैं, हाँ, तो सॉफ्टी के लिए कोन होता है। तो वो जो कोन होता है वो अंदर से खाली होता है, तभी उसमें आइसक्रीम डाल करके उस सॉफ्टी को अच्छे से बना दिया जाता है। तो इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं, दिस इज योर हॉलो कोन। तो जो हॉलो कोन आपको क्लियर होना चाहिए कि हॉलो कोन क्या होता है। उसके बाद उसकी एक ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लो। ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर ली। उसके बाद जो उसका सेंटर ऑफ मास होता है बच्चों, उस पर आपको ध्यान देना होगा। उसका सेंटर ऑफ मास जो होता है नीचे से h/3 डिस्टेंस पे लाई करता है। मतलब ये जो डिस्टेंस होती है बच्चों, ये डिस्टेंस जो होती है ये h/3 होती है। क्या होती है? h/3। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको दोबारा लिख के बता देता हूँ, जस्ट वेट। तो ये है बच्चों डिस्टेंस h/3। तो ये बच्चों h/3 डिस्टेंस होती है। इसको आप प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए। दिस इज हॉलो कोन। बच्चों हॉलो कोन अलग होता है, सॉलिड कोन अलग होता है। तो आपको जब एग्जाम में अगर सिर्फ कोन लिखा हो तो आप सिर्फ उसको सॉलिड कोन मान के चलिए। लेकिन अगर हॉलो स्पेशली लिखा है तो आपको वहां पर h/3 ही यूज करना होगा। तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर एग्जाम में सिर्फ कोन लिखा है तो वो आप सॉलिड कोन ही मान करके चलिए, ठीक है? क्योंकि सॉलिड वर्ड लिखना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन हॉलो लिखना कंपलसरी होता है। तो हॉलो कोन का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो नीचे से h/3 डिस्टेंस पे लाई करता है। क्या समझ में आ गया? अब मैं आपको इसी के बगल में बताता हूं सॉलिड कोन। तो बच्चों क्या आप जानते हैं पहले से कि सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास क्या हो सकता है? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ही ड्रॉ कर लीजिए। ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। और ये जो उसका सेंटर ऑफ मास होता है बच्चों, ये नीचे से h/4 डिस्टेंस पे लाई करता है, ठीक है? तो बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर हॉलो कोन है तो h/3, और अगर सॉलिड कोन है तो h/4। ठीक है बच्चों? अगर हॉलो कोन है तो h/3, और अगर सॉलिड कोन है तो h/4। इसको याद रखने का, जब हम लोग सारे केसेस पढ़ लेते हैं तो उनको याद रखने के लिए हम लोग ने गाना भी बना रखा है, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी। तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी, इसको यूज करके हम लोग जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, तो कितने तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं? 6 तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो सिनेमा टाइम, टाइम मतलब ट्रायंगुलर प्लेट, सी मतलब कोन, बन गया सिनेमा टाइम। ऋतिक रोशन, ऋतिक की स्पेलिंग एच से स्टार्ट होती है, H/R, ऋतिक रोशन। श्री देवी, तो बच्चों इसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल इससे हम लोग जितने भी तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो एक ही लाइन पे लिख करके तैयार कर लेते हैं। फिलहाल अगर आप उसको अभी ऐसे लर्न करें तो ज्यादा है, क्योंकि ये मैंने आपको रिंग का तो प्रूफ कराया ही था कि 2r/π पे होता है। हॉलो हेमिस्फीयर यानी कटोरी का r/2 पर होता है। हॉलो कोन का h/3 पे होता है। सॉलिड कोन का h/4 पे होता है। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम लोग सेमी डिस्क लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने गोल्ड लिया था, गोल्ड में सेमी रिंग ली। गोल्ड का मतलब ये सारी गोल्डन चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सेमी रिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, लेकिन मैंने आपको सेमी डिस्क नहीं बताई। तो बच्चों मैं आपको सेमी डिस्क भी जरूर बता देता हूँ। तो सेमी डिस्क के लिए जस्ट वेट करिए, मैं यहाँ पे आपके लिए पेज क्रिएट कर लूँ, क्योंकि काफी सारे पेजेस में पहले से ही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पर अब जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है सेमी डिस्क के लिए। तो बच्चों क्या आप पहले से जानते हैं सेमी डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होता है,
सेमी डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होता है, तो सेमी डिस्क बच्चों हम लोग को बनानी है, ये बात आप जारी ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कुछ और आप बना लें। तो जो सेमी डिस्क, अगर कंप्लीट डिस्क होगी तो उसका सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे ही लाई करेगा, लेकिन हमें यहाँ पर सेमी डिस्क बनानी है। तो सेमी डिस्क बनाने के लिए पहले कंप्लीट डिस्क बना लो, उसके बाद ये नीचे वाला पार्ट हटा दो, ठीक है, और इसको भी कलर कर दो क्योंकि सेमी डिस्क है। तो ये हो गया, अब ये वाला पार्ट भी हटा दो। तो बच्चों सेमी डिस्क बनाने की प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया है। तो इसको पहले रंग कर देते हैं क्योंकि अब ये हॉलो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको कलर कर दिया। और कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स की मैंने इसलिए नहीं बात की क्योंकि वो सिमेट्रिकल होता है और उनका सेंटर ऑफ मास उनके सेंटर पे ही लाई करता है। तो बच्चों ये आपकी मैंने एक डिस्क तैयार कर दी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है। तो ये बच्चों लाइन ऑफ सिमेट्री, मैंने आपसे पहले ही कहा था लाइन ऑफ सिमेट्री बना लीजिए। और लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने के बाद इनका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो लाई करता है 4r/3 पाई। 4r/3 पाई। बच्चों ये जो डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस होती है ये होती है 4r/3 पाई। क्या होती है? 4r/3 पाई। अगर कंप्लीट डिस्क होती तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता, लेकिन ये सेमी डिस्क है। क्या है ये? सेमी डिस्क है, इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास जो होता है वो सेंटर से 4r/3 पाई शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ। क्या सबको समझ में आ गया? ओके। तो बच्चों हॉलो हेमिस्फीयर मैंने आपको बताया था, हॉलो हेमिस्फीयर का मतलब कटोरी होता है। लेकिन मैं जो अगर मैं सॉलिड हेमिस्फीयर ले लूं, भाई एक स्फीयर होता है, स्फीयर का तो उसके सेंटर पे ही होगा, लेकिन एक हेमिस्फीयर हो गया, वो भी सॉलिड हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर वो भी सॉलिड, तो इसका मतलब उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा ये आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करते हैं, पहले कटोरी ही बना लेते हैं क्योंकि कटोरी बनाना हम आपको ऑलरेडी स्टार्ट कर बता चुके हैं। तो कटोरी बनाने के लिए सारा प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए अपने आप से। जल्दी से सभी बच्चे अपने आप से कटोरी बनाना चालू करें। तो सबसे पहले कटोरी बनाने का प्रोसेस मैंने अभी जस्ट यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो अब हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये आपकी कटोरी बन करके तैयार हो गई है, लेकिन ये कटोरी में खाली नहीं है, भरी हुई कटोरी है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? सॉलिड, हॉलो नहीं है, सॉलिड है। सॉलिड हेमिस्फीयर, या सिर्फ आप इसको हेमिस्फीयर के नाम से बुला सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, ये बच्चों आपकी कटोरी बन करके तैयार हो गई। अब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पर आप सॉलिड हेमिस्फीयर लिखेंगे, दिस इज योर सॉलिड हेमिस्फीयर। अगर सॉलिड ना भी लिखा हो तब भी आप समझ लाइए कि वो हेमिस्फीयर ही है। तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर से शिफ्ट हो जाता है, कितना शिफ्ट हो जाता है? 3r/8 डिस्टेंस पे। तो बच्चे ये जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस होती है 3r/8। सही बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो डिस्टेंस होती है ये डिस्टेंस होती है 3r/8। सब बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो डिस्टेंस होती है ये डिस्टेंस होती है 3r/8। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आप ये सेंटर ऑफ मास वगैरह जो आप निकाल रहे हैं, अगर आप ये लर्न कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। और लर्न नहीं कर पाते हैं तो इसके इन सबको लर्न करने के लिए जो ट्रिक होती है उसको मैं आपको लेटर और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है कि मैंने जो आपको सेंटर ऑफ मास बताए हैं ये आपको 100% अब पता होने चाहिए, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको ये सेंटर ऑफ मास वाली बातें समझ में आ गई हैं तो मैं आगे आपकी टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा।
क्योंकि सबकी प्रूविंग इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ही ऑब्जेक्ट्स की प्रूविंग इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे बच्चों अब मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ, तो उन क्वेश्चंस के लिए आप रेडी हो जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों मैं क्वेश्चंस आपको पहले समझा दूंगा और समझाने के बाद फिर मैं उसकी फाइल आपको सेंड कर दूंगा। तो बच्चों यहाँ पर जो बातें आप समझनी है उसके लिए आप रेडी हो जाइए। तो बच्चों ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज का नाम है 14B। तो ये IB बोर्ड की एक्सरसाइज है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इंटरनेशनल बोर्ड होता है ये। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे अभी डिस्कस करके आपको पहले समझाता हूँ और फिर इसको आप लेटर ऑन अपनी कॉपी में करिएगा। सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। सब बच्चे अब इधर ध्यान देंगे। इसमें लिखा है द डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म शेप ऑफ ट्रेपीजियम, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एज AB एंड फ्रॉम एज AC। तो बच्चों हमें इसका कंप्लीट ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सबसे मैंने क्या किया, इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक ट्राइंगल में और एक ट्राइंगल में। ध्यान से देखिए, एक रेक्टेंगल में और एक ट्राइंगल में, दो पार्ट में मैंने इसको ब्रेक कर दिया, जिसमें रेक्टेंगल और ट्राइंगल दोनों आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये ट्राइंगुलर प्लेट है। तो ट्राइंगुलर प्लेट और रेक्टेंगुलर प्लेट, इन सबके पास क्या होगा, वॉल्यूम नहीं होगा, इन सबके पास एरिया होगा। तो एरिया के लिए बच्चों हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं पहले से ही, जैसे मैंने आपको बताया था। क्या लेट करते हैं, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे लेट करते हैं रो बी द मास पर यूनिट एरिया। मैंने यहाँ पे बच्चों लेट कर लिया, चाहे आप रो ऐड कर लीजिए, सोच लीजिए, चाहे आप सिग्मा सोच लीजिए, जैसा आपका मन करे वो आप सोच सकते हैं। तो रो बी द मास पर यूनिट एरिया। और बेसिकली लीनियर मास डेंसिटी को मैंने बताया था लैम्डा से दिखाते हैं, और सिग्मा से दिखाते हैं मास पर यूनिट एरिया को, और रो से दिखाते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम को। लेकिन जो IB बुक का नोटेशन है, जो मैंने बुक्स में नोटेशन देखे, वो नोटेशन में रो को यूज करते हैं मास पर यूनिट एरिया के हिसाब से। तो इसीलिए मैंने IB बुक का नोटेशन ही यूज कर लिया है कि यहाँ पे मैंने भी रो को मास पर यूनिट एरिया से रिप्रेजेंट किया है। लेकिन असली में रो से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, असली में सिग्मा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों मैंने बता दिया कि रो जो है मास पर यूनिट एरिया है, यानी कि एक यूनिट एरिया का जो मास है वो रो है। तो बेटा इसका मास निकाल लेंगे। तो इसका मास कैसे निकालेंगे, इसका मास निकालने के लिए मैंने रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया निकाल दिया और एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, रो से। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लेट्स की डायमेंशन दी है, तो उसका एरिया हो जाएगा 12 इंटू 4.5। तो हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगुलर मास निकल के आ जाएगा 54 रो। क्या सभी बच्चों को समझ में आया। उसके बाद ट्रायंगुलर मास, बच्चों अगर आपको ध्यान से देखना होगा, जो ट्रायंगुलर मास होता है, उस ट्रायंगुलर मास में इसका जो ट्रायंगल का एरिया होगा, सबसे पहले हर बच्चा जानता है कि ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो जो बेस की डायमेंशन है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, जो बेस की डायमेंशन है वो वही होगी जो रेक्टेंगल वाली डायमेंशंस आपके पास गिवन है, उन्हीं में आपको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। यानी रेक्टेंगल की अगर लेंथ 12 है तो ट्रायंगल की भी जो बेस होगा वो 12 बन जाएगा, और उसकी जो हाइट होगी वो हाइट हो जाएगी 6 माइनस 4.5, दिस इज 1.5। सब बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, दिस इज 1.5। तो बच्चों अब आपके पास ट्रायंगल का बेस भी गिवन है 12 है और हाइट भी गिवन है 1.5 है। तो आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और उसमें ये जो मास पर यूनिट एरिया यानी कि रो है उसका मल्टीप्लाई करके आप उसका मास निकाल सकते हैं। तो इसका मास आ जाएगा 9 रो। तो बच्चों अगर हम टोटल मास निकालेंगे तो टोटल मास निकालने के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल मास आ जाएगा 63 रो। क्या यहाँ तक सभी को बात क्लियर है। उसके बाद बच्चों अब हमको क्या करना है, AB से बताना है कि इसके सेंटर ऑफ मास की क्या डिस्टेंस है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन में लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम HAB। तो बच्चों सबसे पहला वाला अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास रेक्टेंगल है। तो जो रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास है उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, रेक्टेंगल का तो सेंटर ऑफ मास सिमेट्रिकल बॉडी है, वो उसके सेंटर पे होगा, है ना, ये उसका एक सेंटर है, यहां पर लाई करेगा, दिखा। तो बच्चों ये जो सेंटर ऑफ मास है
उसकी ए बी से डिस्टेंस कितनी होगी? तो तुम कहोगे सर सेंटर ऑफ मास की ए बी से डिस्टेंस, हाँ कितनी होगी? कहोगे सर ये हाफ होगी जस्ट इसकी 12 की। तो 12 का हाफ कितना हुआ? 12 का हाफ हुआ 6। यानी कि अगर हम ये डिस्टेंस लिखना चाहें तो वो डिस्टेंस क्या होगी? इसका मास इनटू ये डिस्टेंस, तो हमारे पास आ जाएगा। सभी बच्चे ध्यान से देखें, ये सेंटर ऑफ मास आ गया। सेंटर ऑफ मास की किससे डिस्टेंस आ गई? ए बी से। तो ए बी से डिस्टेंस कितनी थी? 6। क्या ये बात समझ में आई? 54 रो इंटू 6। उसके बाद बच्चों अगर हम ट्राइंगल को देखते हैं, ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, अगर हम ट्राइंगल को देखते हैं तो जो ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास होता है उसको कभी भी समझने के लिए सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करेंगे? मीडियंस ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? मीडियंस ड्रॉ करेंगे। मीडियंस ड्रॉ करने के बाद जो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है सेंट्रॉइड, वहीं पे लाई करता है किसी भी ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास। तो किसी भी ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास बेसिकली वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है मीडियंस का, जिसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। अब बच्चों आपको ये समझना पड़ेगा कि वो ए बी से कितना दूर है। सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर बच्चों आपको ये समझना पड़ेगा, यहीं पे बच्चों को कंफ्यूजन आ जाता है कि यहाँ पर वो ए बी से कितना दूर है। तो बच्चों अब आपको ए बी देखो ध्यान से, नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही है? एसी देखो ध्यान से, नजर आ रही कि नहीं नजर आ रही है? तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपने ट्रायंगल का मास जो निकाला है वो है 9 रो। कितना है? 9 रो। तो जो ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास होता है वो 1/3 ऑफ एज होगा। तो 1/3 ऑफ एज कितना है? एज कितनी है आपकी? 12। तो 12 का 1/3, 12 का 1/3 हो जाएगा 4। यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/3 इंटू 12। और बच्चों अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है तो मैं आपको ऐसे ही लर्न करवा देता हूं। वो 1/3 फ्रॉम द एज होता है। 1/3 फ्रॉम द एज होता है। तो ये 1/3 वाला फंडा आपको याद रखना पड़ेगा कि उसकी जो साइड से डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 1/3। तो ये बात बच्चों आपको समझनी होगी, ठीक है? तो 1/3 वाला कंसेप्ट आपको ये पहले से पता होना चाहिए। तो 1/3 बेसिकली आता भी इसलिए है बच्चों क्योंकि जब आप सेंट्रॉइड लिखते हैं तो उसमें अपॉन में 3 ही होता है। या उस कंसेप्ट को भूल जाइए, अभी आप 1/3 ही लर्न कर लीजिए। तो ये बच्चों सेंटर ऑफ मास ट्रायंगुलर प्लेट में आपको इस तरह से याद रखना होगा कि ट्रायंगुलर प्लेट में 1/3 ऑफ द एज होता है। तो ये बात क्या समझ में आई? उसके बाद बच्चों आपको ये याद रखना होगा कि ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया m1x1 प्लस m2x2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 कितना है? 63 इंटू xcm। तो बच्चों ये बताओ, मैंने ऐसे लिख दिया x डैश और यहां से आपका x निकल करके आ गया। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो चुका है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान दें, ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो चुका है। तो बच्चों जो ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास है वो सभी बच्चों को नजर आ गया होगा कि ये है ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास, ठीक है? ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ मास होता है 1/3 फ्रॉम द एज होता है, ठीक है? अगर ए बी से निकालना है तो हम ए सी वाला एज लेंगे, और अगर ए सी के अलोंग निकालना है तो हम ए बी वाला एज लेंगे। ये भी बात आपको ध्यान देनी होगी, ऐसा ना उसमें आप कंफ्यूज हो जाए। सभी बच्चे इस बात पे ध्यान दें और इसको गौर करें। और क्वेश्चन में फिर जो है आप अपने आप से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकालिए एज ए सी से और करके आंसर अपना चेक करिए। तो होपफुली बच्चों आप लोगों ने देख लिया होगा अब तक। और अब आप इस बात को दोबारा मैं आपको समझा देता हूं, इसको फिर से समझ लीजिए भले, कि अगर ये जो डिस्टेंस होती है बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये जो डिस्टेंस होती है ये 1/3 होती है, ये भी डिस्टेंस 1/3 होती है, ठीक है? तो बच्चों आपको ये ध्यान देना होगा। तो आपको इससे डिस्टेंस लेनी है तो उससे डिस्टेंस ये क्या होती है? 1/3, ठीक है? तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, 1/3 वाला कंसेप्ट। तो ट्रायंगल में 1/3 वाला कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना होगा, ठीक है? उसके बाद बच्चों आप यहाँ पर
आपने दूसरा कंसेप्ट खुद ही लगा लिया होगा। अब आपको क्या करना है, इसके सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस किससे निकालनी है, AC से निकालनी है। तो बच्चों वंस अगेन, ये रेक्टेंगुलर प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास है वो सिमेट्रिकल होने की वजह से यहीं पे लाई करेगा। लेकिन अगर हम उससे AC की डिस्टेंस पूछेंगे तो अब ये AC से डिस्टेंस ये हो जाएगी, यानी कि 4.5 की आधी। क्या बात समझ में आई? पहले हमें AB से निकालनी थी, तो AB से डिस्टेंस थी ये, यानी कि 12 की आधी। लेकिन अब क्या होगी, 4.5 की आधी। तो 4.5 की आधी तो आप समझ गए होंगे ना, यानी कि 2.25। यानी कि M1x1 क्या हुआ रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए, उसका मास 54 रो इंटू 2.25। और अगर आप डाटा देखना चाहें तो वो डाटा इधर लिखा भी है, ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है, ठीक है। प्लस अब हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेट हो गई है, ट्रायंगुलर प्लेट की बात करते हैं, उसका मास है 9 रो। अब हम उसकी डिस्टेंस निकालते हैं। अब बच्चों आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पहले आपने इस सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस AB से निकाली थी, तो वो 1/3 थी, ठीक है ना, क्या थी, 1/3 थी। किससे, मेरे ख्याल से कंसेप्ट आपको क्लियर है। अब आपको ये जो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस AC से निकालनी है, पहले AB से निकालनी थी तो 1/3 थी, अब आपको किससे निकालनी है, ध्यान देखो बच्चों, ये डिस्टेंस क्या थी, 1/3 थी ना, तो 1/3 किसका, 12 का, तो 12 का 1/3 आपने क्या यूज किया था, 4 यूज किया था। अब AC से निकालनी है, तो AC से डिस्टेंस बच्चों क्या होगी, AC से डिस्टेंस तो ये होगी, होगी ना, यानी ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये तो हो जाएगी 1/3 ऑफ 1.5, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी 4.5, यानी कि 4.5 प्लस 1/3 ऑफ 1.5। समझने की कोशिश करिए, ना समझ में आया हो तो दोबारा देखिए। तो समझ में आ गया बेटा? यस सर। ओके, तो इसमें 1/3 वाला कंसेप्ट होता है, बस आपको वही याद रखना है, वो आपको याद है तो समझ लीजिए काम हो गया। तो बच्चों इस बात को मैं आपको दोबारा फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, इसकी डिस्टेंस अब की AB से नहीं निकालनी है, AC से डिस्टेंस निकालनी है। तो बच्चों AC से जब डिस्टेंस निकालेंगे तो वो ये डिस्टेंस होगी ना, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए पहले ये डिस्टेंस यानी कि 4.5 ऐड करोगे, फिर ये डिस्टेंस, दिस इज 1/3, ये किसका 1/3 है, 1.5 का। भाई ये पूरी लेंथ कितनी है, ये पूरी लेंथ 1.5 है, लेकिन हमें पूरी नहीं लेनी है, इस पूरी का 1/3 लेना है। तो ये 1/3 कितना होगा, 1.5 इंटू 1/3। तो बच्चों इससे आपका M1x1 प्लस M2x2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2, यानी कि 63 रो टाइम्स y डैश। तो उससे बच्चों आपका दूसरा कोऑर्डिनेट निकल आएगा या दूसरा सेंटर ऑफ मास निकल आएगा, ऐसे समझ लीजिए। तो आप लोगों को क्या 100% सभी बच्चों को क्लियर है? राधिका क्लियर है? यस सर। ओके, तो बच्चों अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है तो हम कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी उठा लेते हैं। तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए अब आप रेडी हो जाइए, और उसमें आपको कुछ बातें भी और सीखने को मिलेंगी, इसलिए अब आप उसको रेडी कर लीजिए। तो सबसे पहले बच्चों अब हम लोग चलते हैं 14C एक्सरसाइज पे। सभी बच्चे ध्यान दें, मैं 14C एक्सरसाइज का अभी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करने जा रहा हूँ। शुरुआत में हो सकता है अभी आपको अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन ये सब कुछ दिनों में कंफर्टेबल लगेंगे, और आपको करना ही करना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी काफी सारे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, और आपके स्कूल में भी तो इन्वॉल्व है, तो करने तो पड़ेंगे ही। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन, अभी इन क्वेश्चंस को करने में दिक्कत इसलिए हो सकती है क्योंकि आपको सेंटर ऑफ मास हर ऑब्जेक्ट के प्रॉपर तरीके से लर्न नहीं होंगे, और लर्न ना होने के केस में थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो लर्न हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 14C का। इसमें लिखा है पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है अ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड लेंथ 4r। ठीक है, तो मैंने एक सिलेंडर आपको पहले से ही बना करके दे दिया है, उसकी लेंथ यानी कि उसकी हाइट जो है 4r है, और उसकी रेडियस r है। कह रहा हैज अ यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r।
उसके पास क्या है, एक यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर, कहां पर बना है, ऑफ द सेम मटेरियल, यानी मटेरियल सेम है दोनों का, मटेरियल सेम है यानी दोनों का जब हम मास निकालेंगे तो डेंसिटी दोनों की सेम होगी। और ये कहाँ अटैच है, अटैच टू वन एंड ऑफ इट्स फेसेस। तो देखो मैंने इसके एक एंड पे क्या जोड़ दिया है, हेमिस्फीयर जोड़ दिया है। अब बच्चों अगर आपको हेमिस्फीयर याद होगा, तो हेमिस्फीयर अगर याद होगा तो उसी से आप अपना क्वेश्चन कर ले जाएंगे। आगे देखते हैं क्या लिखा है, द प्लेन फेसेस ऑफ ईच एंड सॉलिड कॉन्साइड विद वन अनदर। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो है बेसिकली जो सॉलिड सिलेंडर है उसकी एक फेस, और जो है हेमिस्फीयर है सॉलिड वाला उसकी एक फेस, वो आपस में एक दूसरे से कॉन्साइड करती है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक एंड पे दोनों को कॉन्साइड करते हुए बना दिया है। फिर कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द अपोजिट प्लेन फेस ऑफ द सिलेंडर। यानी आपको ओवरऑल सेंटर ऑफ मास निकालना है, लेकिन सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस किससे चाहिए, डिस्टेंस इससे चाहिए, ये देखो इस वाले प्लेन से। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो सभी बच्चे अभी भी समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन ना समझ में आए तो कम से कम 2 बार पढ़ें। क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ देता हूं। A uniform solid cylinder of radius r and length 4r has a uniform solid hemisphere of radius r of the same material attached to one end of its plane faces. The plane faces of each solid coincide with each other. Find the distance of the center of mass from the opposite plane face of the cylinder. तो बच्चों अब आपका टाइम कम लगे इसलिए सॉल्यूशन आपके पास पहले से ही है। उसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम मास पर यूनिट वॉल्यूम को कंसिडर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मास पर यूनिट एरिया को कंसिडर मत करिएगा। ये सारी बात जो है सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड हेमिस्फीयर की चल रही है, तो ये सारी चीजें सॉलिड हैं यानी अंदर से भरी हुई हैं, खोखली नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे, जिसका अब हमने एग्जैक्टली सही नाम रखा है रो। तो सबसे पहली लाइन में बच्चों हमने लिखा है लेट द मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्या है मास पर यूनिट वॉल्यूम, रो, ये मैंने लेट कर लिया। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सिलेंडर का मास लिखेंगे। तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है बच्चों, सिलेंडर का एरिया क्या होता है, सिलेंड्रिकल मास, हेमिस्फीयर मास, बताइए भाई, सिलेंडर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होता है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, एरिया नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एरिया हम कंसिडर नहीं करेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम कंसिडर करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिया है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और करना भी चाहिए क्योंकि ये सॉलिड है। तो बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, देखो मैंने ये लिखा है, एच इसकी 4r है, और मैंने रो से मल्टीप्लाई करके सिलेंडर का मास निकाल लिया। पहले चेक करो यहाँ तक क्लियर हुआ। जो स्फीयर होता है, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। हेमिस्फीयर का होगा 2/3 पाई आर क्यूब, रेडियस सेम है तो आर यूज करेंगे। और मास निकालने के लिए मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, उसको रो को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद बच्चों टोटल मास निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करके ये आपका टोटल मास आ जाएगा। आप भी ऐड कर सकते हैं, पाई 4r क्यूब रो प्लस 2/3 पाई आर क्यूब रो इज इक्वल टू 14/3 पाई आर क्यूब रो। अब बच्चों बहुत ही आसान काम करना है, इसमें 2 जगह से नहीं निकालना, बस एक ही फेस से आपको सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकालनी है। तो बच्चों आप एक ध्यान दें कि अगर आपके पास सिलेंडर होता है, वो मैंने आपको बताया था, अगर सिमेट्रिकल है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसका सेंटर ऑफ मास तो उसके सेंटर पे होगा। तो बेटा इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी डिस्टेंस हमको बता सकते हो कितनी होगी प्लेन वाले सरफेस से, तुम कहोगे सर 2r, कितनी होगी 2r, भाई 4r का आधा कितना हुआ, 4r का आधा हुआ 2r। क्या ये बात समझ में आई सबको, यानी कि इसका मास सिलेंडर का पाई 4r क्यूब रो इनटू डिस्टेंस फ्रॉम किससे चाहिए हमको, प्लेन सरफेस से चाहिए, तो प्लेन सरफेस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2r हो जाएगी। क्या बात समझ में आई। उसके बाद बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर आपको किसका मास लिखना है, आप हेमिस्फीयर का मास। तो हेमिस्फीयर का मास बच्चों पहले से ही लिखा हुआ है 2/3 पाई आर क्यूब रो। अब उसकी डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस कितनी चाहिए, तो तुम कहोगे सर इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है हेमिस्फीयर का, आपने बताया भी था कि जो हेमिस्फीयर होता है उसका सेंटर ऑफ मास जो होता है वो 3/8 आर की डिस्टेंस में होता है। और अगर आपको नहीं पता है
तो 3r/8 आप उसको लर्न कर लीजिए। सभी बच्चे ध्यान दें, ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, ये जो डिस्टेंस होती है बच्चों, ये डिस्टेंस होती है 3/8r। सही बच्चे ध्यान दें, ये जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस कितनी होती है, ये डिस्टेंस होती है 3/8r। तो पहले हम कौन सी डिस्टेंस लेंगे, पहले हम ये पूरी डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस हो गई 4r। क्या समझ में आया, 4r प्लस कितना 3/8r। क्या समझ में आया, 4r प्लस 3/8r। क्या समझ में आया सबको, बताओ भाई, ये पार्ट फंडा समझ में आया। यस सर। तो बच्चों इसके लिए अब आपको मैंने पूरा एक डायग्राम फिर से इसको सही ढंग से बना दिया है। तो 4r आप क्लियर हो चुके हैं कहां से कहां तक है, और ये वाली जो डिस्टेंस होती है ये होती है 3/8r। तो बच्चों ये मैंने डिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया, इधर ध्यान से सभी बच्चे ध्यान दें। ये देखिए, ये मैंने लिख दिया m1x1 पहले लिखा था, अब यहाँ पे मैंने लिखा है m2x2। ठीक है, m1x1 प्लस m2x2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 टाइम्स उसका xcm। ये बच्चों मैंने लिख दिया। अब बच्चों इसमें डाटा में कुछ है ही नहीं, इसे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई जैसे करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों अभी आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, अगर आप कॉपी में कर रहे हैं तो अब इसको जज कर लीजिए एक बार करके। तो होपफुली बच्चों आप लोग ने इसके पहले वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लिया होगा। अब बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी एक्सरसाइज 14C का ही है। तो ये बच्चों एक्सरसाइज 14C चल रही है कैम्ब्रिज बोर्ड, इसमें अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान से देखते हैं क्या क्या गिवन है। इसमें लिखा है 2 यूनिफॉर्म कोन्स विद बेस रेडियस r are joined together by their plane faces. Their lines of symmetry are aligned. The height of one cone is 6r and height of other cone is 2r. Given that the smaller cone is 15% denser than larger cone, मतलब 50% वो ज्यादा डेंसर है लार्जर कोन से। तो find the distance of a center of mass from their joint plane faces. तो बच्चों अब यहाँ पे हो सकता है इस क्वेश्चन को करने में आपको यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो, क्योंकि अभी तक आपको ये आदत पड़ी है कि m1x1 प्लस m2x2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू x, ये यूज कर रहे हैं आप। लेकिन बच्चों हो सकता है यहाँ पर आपको क्रिएट हो जाए प्रॉब्लम। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन फिर भी देखिए आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं, तो जैसे आपने इसके ऊपर वाला क्वेश्चन किया होगा तो उसमें सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंसेस वगैरह निकाली होंगी, या उसको बेसिकली हम लोग मूवमेंट के नाम से भी कहते हैं। तो हर बार हमें सेंटर ऑफ मास का एक मूवमेंट देखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हम इनको आपस में प्लस करते हैं या इनके अकॉर्डिंग हम इनको माइनस करते हैं। तो प्लेन फेस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास, जैसे जो सिलेंडर का एक्ट करेगा वही एक्ट करेगा सॉलिड हेमिस्फीयर का भी। लेकिन इस केस में बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सारी वर्किंग सेम है, बस एक जगह आपको कंफ्यूजन आ सकता है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा अभी। जैसे सबसे पहले तो एक ही काम करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमको कोन का वॉल्यूम पता होना चाहिए। कोन का वॉल्यूम क्या होगा, वो होता है 1/3πr²h। तो सबसे पहले अगर हम स्मॉलर कोन लेते हैं तो उसमें h की जगह 2r आप यूज करेंगे, और वो 50% डेंसर है इससे ज्यादा। तो अगर उसकी डेंसिटी यानी कि वॉल्यूम डेंसिटी अगर रो है तो उसकी 50% उससे ज्यादा है, यानी रो प्लस 50/100 टाइम्स रो। ठीक है, यानी इसको 3/2 रो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों कई सारे बच्चे यहाँ पे एक लैंग्वेज प्रॉब्लम में कंफ्यूज हो जाते हैं इस वाली लाइन में। गिवन दैट द स्मॉलर कोन इज 50% डेंसर देन लार्जर कोन। तो ये बच्चों पॉइंट की बात है। कई बच्चे क्या लिखते हैं यहाँ पे, कई लिखेंगे कि अगर उसकी रो है तो उसकी 50% रो हो गई दूसरे वाले की स्मॉलर कोन की। तो अगर वो 50% रो हो गई तो उसकी तो डेंसिटी कम हो गई।
लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है कि स्मॉलर कोन इज 50% डेंसर, तो इसका मतलब वो 50% डेंसर है, डेंसर है, मतलब कि अगर डेंसर है तो उसका 50% हम डेंसर कैसे लेंगे, यानी कि रो प्लस 50 रो बाय 100, ये बात समझ में आनी चाहिए, वरना यहाँ पे कई लोग सिर्फ लिख देते हैं 50 रो बाय 100, तब वो डेंसर कहाँ हुआ, उसकी तो डेंसिटी बल्कि कम हो गई, क्योंकि उसकी रो थी तो उसकी और कम हो गई, इसकी 0.5 रो हो गई, बल्कि आपको उसे डेंसर करना था, तो डेंसर करने के लिए उसकी डेंसिटी हम बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद बच्चों हम लार्जर कोन देख लेते हैं। तो यहाँ पे लार्जर कोन अगर हम देखेंगे तो है तो वो कोन ही, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह बस 6r यूज होगा, और रो से मल्टीप्लाई करके हम उसका भी मास निकाल लेंगे, तो हमारा टोटल मास दोनों को ऐड करने पे आएगा पाई आर क्यूब रो प्लस 2 पाई आर क्यूब रो, यानी कि 3 पाई आर क्यूब रो। यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर जब आप लिखते हैं m1x1, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों मैंने आपको सॉलिड कोन के लिए काफी देर तक अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर सॉलिड कोन होता है तो उसका सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पे होता है, ये डिस्टेंस कितनी होती है, ये डिस्टेंस होती है h/4, कितनी होती है h/4, बताई थी ना मैंने। तो ज्यादातर बच्चे तो यही भूल जाते हैं कि अगर कोन है तो कोन का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर है, तो बच्चों ये डिस्टेंस कितनी होती है, मैंने अभी आपको बताई थी h/4, याद आ गया। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम देखो बच्चों यहाँ पर ये आपकी फेस है, इधर ध्यान दीजिएगा, ये आपकी फेस है, इसके अबाउट ही आपको क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकालनी है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, एक सेंटर ऑफ मास इस तरफ है, एक सेंटर ऑफ मास इस तरफ है, तो नेट किस तरफ होगा, ये तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि नेट एक तरफ तो होएगा ही ना, क्यों भाई, अगर आप मोमेंट्स निकाल लें तो मोमेंट्स का मतलब क्या होता है कि इसके अबाउट अलग होगा, इसके अबाउट अलग होगा, मतलब इसके अबाउट अगर रोटेशन के हिसाब से देखोगे तो ये अलग रोटेशन देगा, और इसका अलग सेंटर ऑफ मास उसके अबाउट अलग रोटेशन देगा, ये ऐसे समझ लो, दोनों के निकाल लो सेंटर ऑफ मास, और फिर जो बड़ा हो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दो। तो बड़ा वाला कौन सा होगा, सेंटर ऑफ मास जो बड़ा वॉल्यूम है, यानी जिसकी हाइट ज्यादा है, हाइट ज्यादा किसकी है 6r वाले की। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप दोनों के निकाल के चेक कर लो, दोनों के निकाल के चेक कर लोगे तो बड़े वाले कोण का ज्यादा आएगा। तो स्टार्ट करो, कितना आएगा m1x1। बस बच्चों यहाँ पे फिर ये कंफ्यूजन ये होता है कि बच्चे यहाँ पर प्लस साइन लगा देते हैं, यहाँ पे प्लस साइन नहीं लगेगा, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ पे प्लस साइन नहीं लगेगा, क्योंकि नेट सेंटर ऑफ मास किस तरफ होगा, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो नेट मूवमेंट किस तरफ होगा, इसी तरफ तो होगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। नहीं समझ में आएगा तो बच्चों आपको ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को प्लस करने की आदत पड़ जाती है। अभी तक तो आप प्लस इसलिए कर रहे थे क्योंकि सेंस एक ही आ रहा था, एक ही तरफ का सेंस आ रहा था, लेकिन यहाँ पे सेंस अपोजिट है, एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में। और बच्चों अगर ऐसे नहीं समझ पाते हो तो ऐसे समझ लो, ये आपकी सिमेट्रिकल एक्सिस कौन सी है, पहले सिमेट्रिकल एक्सिस सोचो, तो तुम कहोगे सर सिमेट्रिकल एक्सिस जो है वो ये वाली है। तो बच्चों अगर एक्सिस आपको दिखाई देती है तो एक्सिस के आप एक लेफ्ट जाओगे एक बार राइट जाओगे तो दोनों प्लस थोड़ा ना हो जाएंगे, एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा, माइनस ही तो होगा। सिमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं आप, दोनों एक तरफ है तो प्लस होंगे, लेकिन एक लेफ्ट में एक राइट में तो क्या होगा, माइनस ही तो होगा, अगर ऐसे समझ लो। तो बच्चों यहाँ पर बस गलती ये होती है कि बच्चे एकदम रफ्तार में लिख देते हैं m1x1 + m2x2 = m1 + m2 × x, और कट से x निकाल के दे देते हैं। तो यहाँ बच्चों आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे बीच में माइनस का साइन, ठीक है। तो पहले बच्चों मैंने भी एकदम रफ्तार में किया, मैंने भी प्लस लगा दिया, मेरा आंसर नहीं मैच कर रहा था, फिर मैंने ध्यान दिया, तो फिर मैंने ध्यान दिया दोनों का सेंस ही अपोजिट है, यानी नेट सेंटर ऑफ मास इस तरफ होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से आपके सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस आ जाएगी ये बात, क्योंकि बच्चों सेंटर ऑफ मास तो एक ही होगा ना दोनों का, दो सेंटर ऑफ मास थोड़ी नहीं होंगे कि उसकी डिस्टेंस अलग निकालो इसकी डिस्टेंस अलग निकालो, ठीक है, समझ में आया बेटा। तो बच्चों अब आपके पास एक
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस इज योर एक्सरसाइज 14B। 14B क्वेश्चन नंबर 3। 14B क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों ट्रायंगल वाला कंसेप्ट मैंने आपको काफी देर तक समझाया था, उसको मैं यहाँ पे यूज भी करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, द डायग्राम शोज अ टू लैमिना each a right angle triangle that are joined together at one edge AB. The smaller triangle is twice as dense as larger triangle, यानी एक रो है तो दूसरा टू रो है। Find the density of a center of a mass from the edge AB. तो हमें डिस्टेंस निकालनी है सेंटर ऑफ मास की AB से। क्वेश्चन पढ़ दिया सभी बच्चों ने? क्वेश्चन जरूर पढ़े ध्यान से। अब बच्चों आप ये बताओ कि इसमें ए बी के अबाउट निकालना है, तो ए बी वाली एक्सिस को हम बड़ा कर दें। ये आपकी ए बी वाली एक्सिस है, इसके अबाउट आपको सारा काम करना है। तो बच्चों अब आपको फीलिंग नहीं आती है कि एक बार सेंटर ऑफ मास इस तरफ होगा, एक बार सेंटर ऑफ मास इस तरफ होगा, तो हमें क्या निकालना होगा, नेट सेंटर ऑफ मास लेना पड़ेगा। ऐसा मत करिएगा कि इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लो, इसका निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो, ऐसा ना करना। क्योंकि बच्चों ये अगर आपकी एक्सिस है तो इसका मूवमेंट इस तरफ है, इसका मूवमेंट इस तरफ है, तो नेट मूवमेंट किस तरफ होगा, इसी तरफ तो होगा। यानी इस वाले सेंटर ऑफ मास की इससे डिस्टेंस निकालनी है। अब चेक करो, अब समझ में आया कि कहां पर एक्सिस है, मूवमेंट्स कैसे देख रहे हैं। राधिका समझ में आया? यस सर। तो सबसे पहले इतना समझ में आने के बाद तो क्वेश्चन एकदम बेकार हो जाता है। सबसे पहले आप फर्स्ट वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, उसका लिख लीजिए, प्लेट है तो उसका एरिया लिखिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख लीजिए और रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये फर्स्ट वाले का हो गया। सही बच्चे, इतना करके एक बार चेक कर लें जरा, फर्स्ट वाले का करिए। और यहाँ पे बच्चों मेरे ख्याल से यहाँ पे लिखा है जो स्मॉलर वाला ट्रायंगल है वो ट्वाइस एज डेंस है, यानी बड़े वाले की अगर रो है तो छोटे वाले की टू रो है। तो एक काम कर लेना, फर्स्ट वाले में मैंने ऊपर पहले लाइन में मैंने इस वाली लाइन में 2 का मल्टीप्लाई नहीं किया, तो 2 का मल्टीप्लाई मैंने नेक्स्ट वाले स्टेप में किया है और 2 का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये ओवरऑल उसका मास निकल के आया है। क्योंकि उसका 2 रो है तो बच्चों पहली लाइन में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि 2 मल्टीप्लाई करना, फिर मैंने दूसरी लाइन में किया। ओके, सेकंड वाले का ध्यान से देखो, सेकंड वाले का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू रो करेंगे तो सेकंड वाले का आपके पास निकल करके आ गया। सही बच्चे ध्यान से देखें यहाँ पे। अब बच्चों अगर हम टोटल मास निकालेंगे तो टोटल मास निकालने के लिए आपको कंसेप्ट पहले से क्लियर है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका टोटल मास आ जाएगा। यहां तक हर बच्चा कर लेता है, बस अब जो लाइन लिखेंगे उसमें काफी सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है क्योंकि बच्चे या तो प्लस कर देते हैं या बच्चों को 1/3 वाला कंसेप्ट नहीं पता होता है, इसमें हमें बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो बच्चों अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि अगर हम ए बी के अबाउट निकाल लें, इधर ध्यान से देखिए, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी डिस्टेंस 1/3 हम किससे लेंगे, इस वाली साइड से लेंगे, अभी मैंने बताया था। और अगर हम फिर से दूसरे वाले ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास निकाल लें इस वाली लाइन के अबाउट, तो हम 1/3 डिस्टेंस किससे लेंगे, इस वाली लाइन से लेंगे। क्योंकि बच्चों, क्योंकि मैंने आपको काफी देर तक फंडा क्लियर किया कि ये जो सेंटर ऑफ मास होता है ये डिस्टेंस उससे कितनी होती है, 1/3। ये डिस्टेंस कितनी होती है इससे, 1/3, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस कितनी होती है, 1/3। तो हमें डिस्टेंस किससे चाहिए, ए बी से चाहिए ना। तो ए बी से अगर डिस्टेंस चाहिए तो हम 1/3 डिस्टेंस यही वाली तो लेंगे। नहीं समझ में आया? यानी 1/3 हम किसका लेंगे, 10.8 आर का। लोग क्या कर देते हैं, 1/3 ले लेते हैं 3.9 आर का। अरे 3.9 आर का 1/3 हम तब लेते जब हम एसी के अबाउट निकालते। ये बात समझ में आई राधिका? क्यों भाई? यस राधिका सर। ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं, अब तो क्या बचा, अब कुछ बचा ही नहीं, फिर हम क्या बताएंगे इसको। तो बच्चों मैंने आपको ट्रायंगल वाला कंसेप्ट रिवाइज करने के लिए, मूवमेंट्स का कंसेप्ट वापस क्लियर करने के लिए इस क्वेश्चन को कराया है। अब आप ध्यान से देख लीजिए कि आपके पास सबसे पहले
बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो बड़े वाली ट्रायंगल क्या है, सेकेंड वाला पार्ट। सेकेंड वाले पार्ट का मास देखो बेटा, ये लिखा हुआ है सिग्मा इंटू 21.06 इंटू आर स्क्वायर, ये देखो मैंने लिखा है, और उसको मल्टीप्लाई किया 1/3 इंटू 10.8 आर से। समझ में? तो छोटे वाले ट्रायंगल का जो मास है बेटा, ध्यान से देखिए, छोटे वाले ट्रायंगल का मास ये लिखा हुआ है, जिसको मैंने फर्स्ट से रिप्रेजेंट किया है, वो ट्रायंगल छोटा है। तो बच्चों ये वाला क्वांटिटी इसकी ये लिखी है 1/3 ऑफ 4.5 आर, बाकी सब कुछ वही है। अब जो बड़ी क्वांटिटी है और छोटी क्वांटिटी है वो आपको देख के ही समझ में आ जाएगी, तो बड़ी माइनस छोटी कर दो तो आपके पास नेट सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ी वाली क्वांटिटी किसकी है पता है? बड़ी वाली क्वांटिटी बड़े वाले ट्रायंगल की है। तो बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है? ये वाला। तो इस तरफ आएगा राइट हैंड साइड में नेट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू xcm। बाकी आप लगा दीजिए अपने हिसाब से, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, सॉल्यूशन तो है ही आपके पास। तो समझने पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने पहले से ही सॉल्यूशन इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको, ताकि बोर्ड पे ज्यादा ध्यान जाए, आप उसको प्रॉपर समझ पाए जितने भी एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि लिखने से थोड़ा सा कम समझ में आता है, फिर छूट जाता है। तो मैंने जितने भी एक्सप्लेनेशन दिए उससे समझने की कोशिश करी है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 14B का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन नंबर 5B आपको पहले से समझना पड़ेगा, क्योंकि कुछ इसमें स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जिनको आप पहले से करेंगे तभी आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे, वरना अचानक आपको याद ही नहीं रहेगा कि किसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं आराम से, क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा हुआ है The diagram shows a uniform square lamina of side 4R and density 2 rho attached to a uniform laminate in the shape of a quarter circle of radius 4R and density rho. सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान दें, इसमें लिखा है The diagram shows a uniform square lamina of side 4R and density 2 rho attached, बच्चों ध्यान दीजिएगा, साइड 4R है और डेंसिटी 2 रो है। ये मैंने डायग्राम में पहले ही से लिख दिया है, 4R 4R और 2। ठीक है, और ये किससे अटैच है? एक क्वार्टर सर्कल से। क्वार्टर सर्कल समझते हैं सब लोग, 1/4 ऑफ द सर्कल। और क्या लिखा हुआ है? रेडियस उसकी 4R है और डेंसिटी इसकी रो है। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एजेस OA एंड OB। OA और OB, तो सबसे पहले OA और फिर OB, ये दो चीजें में यूज करनी है। तो बच्चों अगर आप इसको दो पार्ट में ब्रेक करना चाहें तो दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर का तो सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे ही होगा। आपको जो तकलीफ आने वाली है, ये जो सर्कुलर पोर्शन बना है क्वार्टर सर्किल, ये आपको काफी परेशान करने वाला है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये सर्किल ही लिखा हुआ है, कुछ और नहीं लिखा है। ऐसा ना हो आप सर्किल के अलावा कुछ और ले लें, ये भी बात आपको ध्यान देनी होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में ही पहले से लिखा है क्वार्टर सर्किल ऑफ रेडियस 4R एंड डेंसिटी रो। तो बच्चों सबसे पहले ध्यान से देखिए, डायमेंशंस मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए। अब बच्चों हम लोग धीरे धीरे इसको कंटिन्यू करते हैं और आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर रिंग होती है कंप्लीट रिंग, तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता है। सभी बच्चे जानते हैं, होता है कि नहीं होता है? भाई रिंग होती है कंप्लीट रिंग, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता है। लेकिन हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो समझो। सही बच्चे यहां पर ध्यान दें, अब जो हम बता रहे हैं वो समझने की कोशिश करिए। बच्चों सेंटर ऑफ मास, अब आपको रिंग से मतलब नहीं है, आपको रिंग के एक पोर्शन से मतलब, आपको रिंग के एक पोर्शन से मतलब है। तो मैं पोर्शन आपको बना के दे रहा हूं, ये है पोर्शन। ठीक है, ये पोर्शन, बाकी मैं हटा देता हूं। अब बच्चों अगर आप इस पोर्शन को देखेंगे तो अगर आपसे पूछा जाए इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर, तो तुम कहोगे सर सेमी रिंग का तो हमने निकाला था 2R/π पे होता है। सेमी रिंग का आपने निकाला था खुद अपने हाथों से इंटीग्रेशन करके, लेकिन बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा?
कहोगे सर इसका सेंटर ऑफ मास हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री ढूंढ लेते हैं, वहीं पे लाई करेगा। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ होगी? यही तो होगी लाइन ऑफ सिमेट्री, जैसा अगर आपको लगता है, अगर कहीं हो सकती है, और तो कोई लाइन ऑफ सिमेट्री जैसा कोई काम करेगा नहीं। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर होगा कहीं ना कहीं। तो इसका जो बच्चों सेंटर ऑफ मास होता है, वैसे तो उसकी प्रूविंग की जाती है, लेकिन प्रूविंग कोई आपसे जल्दी पूछेगा नहीं। तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो 4r/3π पे होता है। ये डिस्टेंस कितनी होती है? 4r/3π। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 4r/3π। बाय द वे भी हम लोग इसको क्वेश्चन में जस्टिफाई करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहां पर सबसे पहले हम स्क्वायर का लेट कर लेते हैं, सब कुछ तो पहले से गिवन है, रो और 2 रो। तो सबसे पहले हम स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं। 4r × 4r 16r², और मल्टीप्लाई करेंगे 2 रो से, तो ये आ जाएगा 32r²। पूरे सर्किल का क्या होता है? पूरे सर्किल का होता है πr²। क्वार्टर का हो जाएगा 1/4 πr²। बस r की जगह आपको 4r यूज करना है और डेंसिटी की जगह रो यूज करना है। या टोटल मास आप निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर लीजिए, टोटल मास आ गया। यानी कि आपको स्टेप मार्किंग में हर बार नंबर तो मिल ही रहे हैं। क्यों भाई? स्टेप मार्किंग में आपको नंबर मिल ही रहे हैं, अगर आप पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं जानते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स की तो भी। अब बच्चों हम लोग इक्वेशन लगाते हैं, m1x1 + m2x2 = m1 + m2 × xcm। लगाना स्टार्ट करें। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले हम कंसिडर कर रहे हैं OA। क्या कंसिडर कर रहे हैं? OA। OA दिखाई दे रहा है सबको? दिस इज योर OA। तो बच्चों अगर ये OA है तो आप ये तो बता ही सकते हो कि स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो OA से कितनी दूरी पर होगा। तुम कहोगे सर 2r। ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस होगी 2r। क्या सबको क्लियर है? क्यों भाई? ये डिस्टेंस कितनी होगी? 2r। सबको क्लियर है? तो बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, ये मैंने सबसे पहले लिखा 32 × r² रो × 2r। ये सबको क्लियर हो गया स्टेप? सबको क्लियर हो गया? ओके, अब बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। अब बच्चों हमें जो क्वार्टर सर्किल है उसके सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस OA से लिखनी है। तो तुम कहोगे सर हाँ, एक काम कर लीजिए, वो डिस्टेंस ये होगी, मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया है, वो डिस्टेंस ये होगी। तो ये डिस्टेंस कितनी हुई? 4r प्लस, कहोगे सर 4r प्लस 4r प्लस 4r प्लस, तो ये डिस्टेंस मैंने कितनी बताई थी? मैंने बताई है ये डिस्टेंस कितनी होती है? ये डिस्टेंस होती है 4r/3π। लेकिन r यहाँ पे क्या है? r खुद ही 4r है, तो मैंने लिख दिया 4 × 4r मतलब 16r/3π। तो बच्चों ये बात समझने की कोशिश करिए, और जितनी डिस्टेंस बच्चों अभी भी समझने की कोशिश करिए वरना प्रॉब्लम होगी। जितनी डिस्टेंस ये होती है उतनी डिस्टेंस ये होती है। ये भी 4r/3π है, ये भी 4r/3π है। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस होती है ये समझने की कोशिश करिए, ये लाइन ऑफ सिमेट्री पे ही लाई कर रही है, तो जितना डिस्टेंस इस वाली साइड से होगी, इधर ध्यान दीजिए भाई सभी लोग, जितना डिस्टेंस इस वाली साइड से होगी उतना ही डिस्टेंस इस वाली साइड से भी होगी। क्या समझ में आता है? तो कई लोगों को ये 4r/3π वाला कंसेप्ट नहीं पता होता है, पोजीशन नहीं पता होती सेंटर ऑफ मास की। तो बच्चों ये 4r/3π आपको कोई प्रूफ करके नहीं निकालना है। अगर आप इसी को प्रूफ करते रहेंगे तो क्वेश्चन तो गया। हालांकि प्रूफ करके निकाला जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन चला जाएगा उतनी देर में। इसलिए आपको जितने भी नए तरह के सेंटर ऑफ मास की पोजीशंस दिख रही है ये अब आपको लर्न हो जानी चाहिए। आज नहीं लर्न होंगी, 1 महीने बाद होंगी, लेकिन लर्न हो जाएंगी। इसलिए बच्चों ये फिजिक्स और मैथ्स दोनों होती है। फिजिक्स कहती है पोजीशन बताओ, मैथ्स कहती है कैलकुलेट करो। तो पोजीशन ही पता करे होगी तो मैथ्स कैसे लगाओगे? ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये पूरी लाइन आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है? इसका मतलब अब आप लिख लीजिए प्रॉपर तरीके से, m1x1 + m2x2 =
m1 प्लस m2 टाइम्स x। तो बच्चों से कैलकुलेट करेंगे तो आपका x ये निकल करके आ जाएगा। बाकी आप अपना कैलकुलेशन, मैथ्स आपकी स्ट्रांग है तो बाकी आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बच्चों अगर लेकिन आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो अब आपको दूसरी तरीके से समझना पड़ेगा। समझिए, अब आपको यहाँ पे सेंटर ऑफ मास निकालना है, लेकिन ओबी वाली लाइन से उसकी डिस्टेंस लेनी है। यानी कौन सी लाइन है बच्चों? उस लाइन को हम डार्क कर देते हैं, एक बार देख लो जरा ध्यान से। ये वाली लाइन है बच्चों। अब ये वाली लाइन है, पहले ओ वाली लाइन थी, ये कौन सी लाइन थी? ओए वाली। अब कौन सी लाइन है? ये वाली। तो तुम कहोगे सर इसका सेंटर ऑफ मास तो हम बता ही देंगे, इससे कितना दूर है? 2r है, क्योंकि चारों साइड से इक्वल है 4r। ठीक है भाई, समझ में आया? और सर जो आपके पास क्वार्टर सर्किल है उसका सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पे होगा? तुम कहोगे सर अब की तो आपको नीचे वाली लाइन से डिस्टेंस निकालनी है, तो वो तो सीधा सीधा 4r/3π होता है। बस r 4r है, इसलिए आपने डायरेक्टली उसको 16r/3π लिखा है। ठीक है, तो बच्चों कैलकुलेशन देखो नीचे यहाँ पे किया गया है, आप इस कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे, उस पर मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। इससे आपका दूसरा कोऑर्डिनेट निकल करके आ जाएगा। एक को हम लोग x के नाम से पुकार लेते हैं, एक को आप y के नाम से पुकार लेते हैं, x और y दोनों निकल आएंगे। इनको हम लोग x डैश या y डैश भी कह सकते हैं, जो आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दें और मेरे को क्लियर करें। तो बच्चों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें लिखा है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u at an angle alpha with horizontal plane. Its speed when it makes an angle beta with horizontal is। तो बच्चों क्वेश्चन तो काफी आसान है। सबसे पहले जो बातें आपको समझ में आई है उनको डायग्राम के नोटेशन से रिप्रेजेंट कर लो, क्योंकि फिजिक्स में फिजिक्स भी होती है, मैथ्स भी होती है। तो सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है विद इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल अल्फा। तो बच्चों सबसे पहले कंपोनेंट कर लेते हैं। दिस इज u cos अल्फा एंड दिस इज u sin अल्फा। ये कह रहा है जब ये एंगल बीटा बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी ये पार्टिकल उछलते कूदते हुए मान लो यहां पहुंच गया, और यहाँ पे एंगल जब ये u जा रहा होगा किसी भी वेलोसिटी से, मान लो वेलोसिटी है v, तो ये होगा आपका, ये क्या होगा आपका? एंगल बीटा। तो ये हो जाएगा v cos बीटा। ये क्या हो जाएगा? v cos बीटा। और ये हो जाएगा v sin बीटा। क्या ये बात समझ में आई सबको? तो जब ये उड़ते हुए बीटा के एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल से, तो बताओ कि ये जो वेलोसिटी है इसकी v, वो स्पीड इसकी v क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करते समय आपने एक बात ध्यान दी होगी, क्वेश्चन ना आता है तो पहले 2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा और सही ऑप्शन पे हमको बताइएगा कि सही ऑप्शन क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ये बात समझ में आ जाएगी कि ये पार्टिकल जब जा रहा होगा कहीं पे भी, तो उसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगातार क्या रहता है? सेम रहता है। तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां पर क्या है? तुम कहोगे सर यहां पर है u cos अल्फा। u भी नोन है, अल्फा भी नोन है। यहां पर क्या है? यहां पर है v cos बीटा। v अननोन है, cos बीटा नोन है, क्योंकि बीटा नोन है। तो उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होंगे? आपस में सेम होंगे। यानी आप लिखेंगे u cos अल्फा इज इक्वल टू v cos बीटा। क्या लिखेंगे? तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? v की वैल्यू आ जाएगी u cos अल्फा अपॉन cos बीटा। क्या बात समझ में आई?
तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी पार्ट।